नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 47 करने वाले हैं और जो लोग भी नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को वहां सारा सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है यार मैथ्स बाय डीके शर्मा। ओके ना, तो आप लोग जाके यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। सेट का पीडीएफ मिल जाएगा यहाँ पे आप लोगों को। चलिए आ जाइए। देखिए, कहा एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 1/3 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया। शेष भाग लागत मूल्य पर कहने का मतलब हुआ कि क्रय मूल्य पर बेच दिया, यानी कि जितना में खरीदा था उतने में बेच दिया। तो कहा उसका कुल कितने प्रतिशत का लाभ रहा। देखें यार, 1/3 भाग को 24% लाभ पर बेचा तो 1/3 भाग पर लाभ हुआ कितना, तो 1/3 का 24% यानी 1/3 भाग पर इतने का लाभ हुआ। का शेष भाग यानी कि 2/3 भाग का इस 2/3 भाग को क्रय मूल्य पर बेचा। तो अगर आप क्रय मूल्य पर बेचे हैं यानी कि जितना में खरीदे उतने में बेच दिए, तो यार जितना में खरीदिएगा अगर उतने में बेचिएगा तो आपको न तो लाभ होगा न ही हानि। जैसे आपने कोई चीज 5 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में बेच दिए तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो यही सवाल में कहा कि 1/3 भाग को 24% लाभ पर बेचा तो 1/3 भाग पर लाभ हुआ कितना, 1/3 का 24%। का शेष भाग यानी 2/3 भाग को क्रय मूल्य पर बेचा यानी जितना में खरीदे उतने में बेच दिए, तो इस पे आपको कोई भी लाभ नहीं हुआ यानी 0% का प्रॉफिट। अब देखें यार, 3 × 24 यानी कि पूरे सौदा में आपको कितने का लाभ हुआ, 8% का। ऑप्शन नंबर बी। सेकंड वाला पोर्शन में तो आपको कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, क्योंकि आपने उस चीज को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, जितना में खरीदे उतने में बेचे तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो 1/3 भाग को 24% लाभ पर बेचे यानी कि लाभ हुआ कितने का, 8% का। देखिए, का आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिन में करने के लिए सहमत हो गए। निश्चित संख्या मान लेते हैं एक आदमी जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा करेगा। एक आदमी काम को 20 दिन में पूरा करेगा तो काम का कुल मात्रा कितना, मैन गुना डे। तो ये फर्स्ट डाटा से टोटल वर्क आ गया। का 5 आदमी काम पर नहीं आए, टोटल x आदमी थे, 5 आदमी काम पर नहीं आए तो काम पर आए कितने लोग, x - 5 लोग। का ये सब लोग मिलकर काम को 40 दिन में पूरा किया तो काम का कुल मात्रा कितना, तो मैन गुना डे। तो ये सेकेंड डाटा से टोटल वर्क है, ये फर्स्ट डाटा से टोटल वर्क, दोनों टोटल वर्क है या तो आपस में बराबर। ओके, अब 20 से काटिएगा तो 2 बार में इधर x बराबर, बाहर वाला 2 से दोनों में ना बारी बारी गुना यार, 2 से करिएगा तो 2x - 2 बचे 10, x इधर जाके 2x में से घटेगा तो x - 10 बाएं साइड आएगा तो प्लस का 10 यानी x बराबर 10। सवाल बोला कि उनकी संख्या पता, आदमी जो मूलतः यानी कि प्रारंभ में, मूलतः यानी ओरिजिनली काम करने के लिए जितने लोग सहमत हुए थे उनकी संख्या, यानी कि प्रारंभ में x लोग अर्थात 10 लोग काम करने के लिए सहमत हुए थे। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, का श्री राम 14,000 रुपए एफडी में निवेश करता है। का परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी कि समय के अंत में उसे कुल कितने, आपने 14,000 रुपए जमा कर दिए, कुछ समय के बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे, कितने रुपए मिलेंगे यानी कि अमाउंट निकालने को बोला है। का यदि उसने यह धनराशि 6 महीने के लिए, यार 6 महीना को अगर वर्ष में लाइएगा तो 12 से भागा यानी 6/12, 6/12 यानी कि 1/2 साल, ये टाइम हो गया। का रेट है 20% वार्षिक। ओके ना। आगे सवाल में कहा कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, ब्याज यार तिमाही संयोजित होता है, तो तिमाही डाटा को अगर एनुअल में लाइएगा, एनुअल कहने का मतलब वार्षिक में चेंज करिएगा, तिमाही को अगर वार्षिक में चेंज करिएगा तो आप बताएं 3 महीने का 1 साल अर्थात 12 महीने में कै टर्म बनेगा। तो आप बोलेंगे सर 3 चौक 12 यानी कि 1 साल में 3 महीने का 4 टर्म बनेगा, 4 टर्म बनेगा यानी कि रेट में 4 से गुना, सॉरी टाइम में 4 से गुना और रेट में 4 से भागा। 2 दूना 4 तो टाइम आ गया 2 साल, 4 × 5 = 20, रेट आ गया 5%। अब आपको अमाउंट निकालना है तो सिंपल यार, 1400 रुपया मूलधन है, 5% ब्याज मिल रहा है तो 5% का फ्रैक्शन 1/20 यानी मूलधन 20 है, 1 का ब्याज मिला तो 1 साल में मिश्रधन हो गया कै गुना,
मूलधन का 21/20 गुना, एक साल में 21/20 गुना हो गया, एक साल में 21/20 गुना, तो 2 साल में कै गुना, 2 बार गुना कर दीजिए। अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। ओके ना, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा यार। देखिए का किसी त्रिभुज की सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से शीर्ष को जोड़ने वाली सरल रेखा त्रिभुज का क्या कहलाती है। देखिए ये ट्रायंगल है यार, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाइएगा, मध्य बिंदु को मिलाए यानी कि ये भुजा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है ये माध्यिका कहलाती है। नाम से ही क्लियर, माध्यिका यानी मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा माध्यिका। और यही आपसे सवाल में बोला कि कोई त्रिभुज है का इसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से वर्टेक्स को मिलाए हैं, तो ये रेखा क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज से एक ही दिशा में 2 पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि हवाई जहाज 1.365 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो दोनों पत्थर के बीच का दूरी, देखें यार ये कहा सड़क है, सड़क से ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर का कोई जहाज उड़ रही है का इस जहाज के एक ही दिशा में 2 पत्थर है, यहाँ ये 2 पत्थर है का इन दोनों पत्थरों का अवनमन कोण जो है, इन दोनों पत्थरों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो देखें यार ये कहा कि इस पत्थर को देखें तो ये जो अवनमन कोण बना ये 30 डिग्री है, तो अवनमन कोण 30 है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। कहा कि ये उन्नयन अवनमन कोण 45 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे खंभे के नजदीक आइएगा ना तो एंगल बड़ा होते चला जाएगा, यानी छोटा एंगल दूर होगा बड़ा एंगल नजदीक होगा। अब एंगल लिख लिया। अब कहा यार कि हवाई जहाज जो है सड़क से 1.365 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो दोनों पत्थरों के बीच का दूरी यानी कि आपसे ये वाला वैल्यू यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालने को बोला है। तो देखें यार एक तो एचडी फॉर्मूला अगर याद है कॉट वाला तो उसको लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बन जाएगा। लेकिन अगर जनरल तरीके से रेशियो से बनाना चाहे तो tan 45 होता है 1/1 यानी कि लंब 1 और आधार भी कितना 1। ओके अब बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिए tan 30 होता है 1/√3 यानी कि लंब है 1 और आधार है √3। ओके यहां से यहां तक √3। अब यार देखें ये वाला है 1, ये वाला है 1, ये टोटल है √3, तो ये रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा कितना √3 - 1 यूनिट। ओके ना। अब ऊंचाई 1 यूनिट का वैल्यू दिया 1.365, तो ये दूरी यानी √3 - 1 यूनिट का वैल्यू कितना ये निकालना है। तो 1 यूनिट बराबर 1.365, तो √3 - 1 यूनिट का वैल्यू कितना गुना कर दीजिए इससे। अब यार √3 का वैल्यू आप सबको पता है 1.732 होता है, 1.732 में से 1 जाएगा तो 0.732 गुना 1.365। अब देखें यार एक तो चीज है कि आप इसको पूरा को गुना करने लग जाइए, उसके बाद रिजल्ट दीजिए। और अगर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में रिजल्ट दे सकते हैं पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1 से थोड़ा सा बड़ा है और ये वैल्यू 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो इन दोनों को गुना करिएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो 1 से क्या रहेगा 2 से तो छोटा ही रहेगा। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कराइएगा, ये 1 से थोड़ा बड़ा ये 1 से थोड़ा छोटा, तो इन दोनों को गुना करिएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो 2 से क्या रहेगा छोटा। तो ये 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इंटीजर के फॉर्म में आंसर दिया 4 हो नहीं सकता। 1 से थोड़ा बड़ा और 1 से थोड़ा छोटा है, गुना करेंगे जो वैल्यू आएगा वो 1 से 2 से छोटा ही रहेगा, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर के आसपास आंसर हो जाएगा। देखिए का ए का वैल्यू आपको दे रखा है, वैल्यू निकालना है √4a² -4a + 1 + का 3 है। अब देखें 4 का वर्गमूल 2, a² का वर्गमूल a -4a + 1 + 3 है। अब वेरिएबल को एक साथ ऐड कर लीजिए, 2 और 3 5, 5 में से 4 जाएगा कितना a बचेगा प्लस का 1, a का वैल्यू दिया 0.1039 प्लस का 1, तो 1.1039 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात, चलिए आगे।
देखिए का सरल करें और सी का गुणांक ज्ञात करें। गुणांक कहने का मतलब कि सी का कॉफिशिएंट ज्ञात करें। देखिए यार सी का कॉफिशिएंट निकालना है तो ओनली सी वाला वेरिएबल को कंसीडर करिए, बाकी से कोई मतलब है नहीं। सी का कॉफिशिएंट बोला तो ओनली सी को कंसीडर करिए। यहाँ 2/3 है, ये सब हटाइए, सी को ओनली कंसीडर करिए। तो यहाँ पे है सी प्लस का 2a से मतलब है ना, इससे 3 से गुना करिएगा तो ये बनेगा 3b माइनस का 3c। हमको c का कॉफिशिएंट चाहिए तो ओनली c को कंसीडर करेंगे -3c, और ये है -2/5c। अब देखें यार एलसीएम कितना हो जाएगा 5, तो ये 5c माइनस 3 बचे 15c माइनस 2c। अब यार देखिए 15 में से 5 गया -10, -10 माइनस 2 -12c बट्टा में 5। तो यहाँ c का कॉफिशिएंट गुणज यानी कॉफिशिएंट कितना आ गया -12/5, -12/5 यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए का आर के पास क्यू के रुपयों का 2 गुना है। आर के पास क्यू से 2 गुना रुपए हैं, यानी क्यू के पास अगर x रुपए है तो आर के पास 2 गुना 2x रुपए है। अब का क्यू के पास आर से 4200 रुपए पाने के बाद क्यू के पास आर से 4200 रुपए, यानी कि आर अपने हिस्से से 4200 रुपए क्यू को दे दिया। आर के पास था 2x टोटल, इसमें से 4200 इसने क्यू को दे दिया, तो आर के हिस्सा में से 4200 माइनस क्यू को 4200 दे दिया, तो क्यू के पास हो गया x प्लस 4200। कहा कि अब जो आर का हिस्सा है वो क्यू के हिस्से का यानी गुना क्यू के हिस्से का 1/4 भाग है यानी कि बराबर। अब यार क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 4 से, दोनों में 4 दूना 8x माइनस 0 0, 4 दूना 8, 4 चौक 16 बराबर x प्लस कितना 4200। अब x बाएं साइड आके 8x में से घटेगा 7x, 16,800 इधर जाके 4200 में जुटेगा तो जोड़िएगा कितना आ जाएगा 8 2 10, 6 4 10 है 1 11, 1 1 2, 7 से काटिए तो x का वैल्यू आ जाएगा 3000। सवाल का क्यू के पास प्रारंभ में कितना था, क्यू के पास शुरुआत में x रुपया था, यानी कि x का वैल्यू है 3000, अर्थात क्यू के पास 3000 रुपए थे। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का 7 बच्चों के एक समूह का औसत आयु 12 वर्ष है। यार 7 लोगों का अगर एक ग्रुप है जिसमें टोटल 7 बच्चे हैं, का 7 बच्चों का औसत एज 12 साल है, तो 7 बच्चे का टोटल एज 12 सते 84 साल हो जाएगा। ये 7 बच्चे का टोटल एज हो गया। का एक 6 वर्षीय बच्चा समूह छोड़कर चला गया, तो यार 7 बच्चों के ग्रुप में से एक बच्चा जो 6 वर्ष का था वो ग्रुप से चला गया, तो 7 बच्चा के टोटल एज में से जाने वाला एक बच्चा का एज घटा दीजिएगा तो ये शेष बचेगा 6 बच्चे का टोटल एज। 7 बच्चों के टोटल एज में से जाने वाले एक बच्चे का एज घटाइएगा तो ये शेष 6 बच्चे का टोटल एज बचेगा। 6 बच्चे का टोटल एज 78 साल, तो 6 बच्चे का औसत एज कितना, योग को एवरेज में कन्वर्ट करिएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड, तो 6 बच्चे का टोटल एज 78, तो औसत एज कितना 6 से डिवाइड करिएगा तो औसत एज आ गया 13 साल। 6 बच्चे का वर्तमान में औसत आयु 13 साल है। सवाल का 2 वर्ष बाद सभी सदस्य का औसत आयु, वर्तमान में 6 का औसत एज 13 है, 2 साल बाद औसत एज 2 ज्यादा यानी कि 13 2 15 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का एक चोर 1 किलोमीटर पर आवर की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से पीछा करना शुरू किया और 4 घंटे बाद उसको पकड़ लिया। सिपाही का चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, तो चोर की मोटरसाइकिल की गति कितना है। देखें यार पुलिस का चाल 90 किलोमीटर पर आवर है और चोर का चाल दिया है 1 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर बस एक छोटा सा बात समझना है, कहा कि चोर 1 किलोमीटर पर आवर के चाल से भागना शुरू कर दिया। कहा 6 घंटे के बाद, चोर के भागने के 6 घंटे बाद पुलिस पीछा करना चालू किया और 4 घंटे में पीछा करना चालू किया और 4 घंटे में पकड़ लिया। पीछा करना चालू किया और 4 घंटे में पकड़ लिया, कहने का मतलब हुआ कि पुलिस जिस दूरी को 4 घंटे में कवर किया है, चोर उस दूरी को 10 घंटे में, चूंकि 6 घंटा पहले ही भाग चुका था और पुलिस जब पीछा करना चालू किया तो 4 घंटा तक पीछा किया तब जाके पकड़ाया, यानी कि 4 घंटा तक चोरों तो भागा होगा ना,
यानी कि चोर 6 शुरू में 4 7 में यानी 6 4 10, यानी कि चोर जिस दूरी को 10 घंटा में तय किया पुलिस उस दूरी को 4 घंटे में तय कर लिया है। तो पुलिस 90 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलकर 4 घंटा में कितना दूरी तय किया, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। का चोर 1 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलकर 10 घंटे में कितना दूरी तय किया, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, और ये दोनों दूरी इक्वल है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो x बराबर 9 चौक 36, चोर का चाल 36। देखिए का एक बैंक पहले 5500 रुपए तक की राशि पर 4% का तथा इससे ज्यादा की राशि पर 6% का वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करता है। का 5500 रुपए तक 4% ब्याज मिलेगा और इससे जितना ज्यादा पैसे आप जमा करिएगा उस पर आपको 6% का ब्याज मिलेगा। ये कंडीशन है। का यदि समीरा जो है 13,250 रुपए में 13,250 रुपए बैंक में 2 वर्ष के लिए जमा करती है तो उसको कुल कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए यार 13,250 रुपए जमा की है, जिसमें से कंडीशन दिया कि पहले 5500 रुपए पर तो 4% ब्याज मिलेगा। 2 वर्ष के लिए जमा किया है तो इस 5500 रुपए पर 4% के दर से 2 साल में ब्याज मिलेगा कितना, 4 दूना 8%। टोटल 13,250 रुपया जमा की है, जिसमें से 5500 का हिसाब किताब हो गया तो रिमेनिंग बच रहा है कितना रुपया, तो 0 5 7 8 यानी कि 7750 रुपया शेष बच रहा है। और कहा इस रिमेनिंग पार्ट को 6% के दर से 2 साल में 6% के दर से 2 साल में ब्याज मिलेगा कितना, इस रिमेनिंग पार्ट पर 6% के दर से 2 साल का ब्याज कितना, 6 दूना 12%। ओके ना। अब इन दोनों को मिलाकर 2 साल में टोटल ब्याज मिला कितना, ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ओके, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा। देखिए का एक नाविक स्थिर पानी में 8 किलोमीटर पर आवर के गति से अपनी नाव बढ़ा सकता है यदि धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित होती है। बोट का चाल दिया है 8 किलोमीटर पर आवर और वाटर का चाल दिया है 2 किलोमीटर पर आवर। का धारा के दिशा में 1200 मीटर चलने के लिए नाविक को कितना समय लगेगा। समय बराबर आप सबको पता है दूरी बट्टा चाल होता है। का 1200 मीटर डिस्टेंस धारा के दिशा में कवर करना है तो धारा के दिशा में अगर जाइएगा तो चाल बढ़ जाएगा ना, 8 2 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाइएगा 5/18, चूंकि ऊपर डिस्टेंस मीटर में है नीचे किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना। अब देखें यार काटा पीटी करिएगा तो यहाँ पे 0 से 0 5 से काटिएगा 24 पचे 20 से 18 ऊपर चला जाएगा 24 गुना 18, ये सेकंड है मेरे भाई, पर आंसर मिनट में दिया है तो सेकंड को मिनट में लाइएगा तो 60 से भागा 12 पचे 60, 12 दूना 24, 18 दूना 36/5 यानी 5 सते 35, 7.2 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे। देखिए का एक टंकी को नल ए द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। एक टंकी को जो है नल ए 9 मिनट में भरेगा, ए जो है 9 मिनट में भर देगा। आगे का इसमें लगे नल बी द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। जब नल ए और बी दोनों साथ खुले होते हैं तो 10 मिनट में भरता है। का ए और बी जब दोनों साथ में चलेगा तो टैंक 10 मिनट में भरेगा। एलसीएम कितना 90, 9 दहा 10, 10 नमा 90 9। अब देखें यार ए 1 मिनट में 10 यूनिट भरता है लेकिन टैंक जब दोनों साथ में चलता है तो 9 यूनिट ही पानी जाता है। ए 10 भर रहा है पर 9 जा रहा है, इसका मतलब है कि बी जो है 1 यूनिट खाली करता है। तो बी का एफिशिएंसी पता कर गए। का बी पूरा टैंक को कितने समय में खाली करेगा, 1 मिनट में 1 यूनिट खाली करेगा। पूरा टैंक यानी 90 यूनिट के मिनट में, 1 मिनट में 1 यूनिट तो 90 यूनिट का मिनट में 90/1 यानी कि 90 मिनट में। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा 2 संख्याओं का HCF 23 है, LCM 1035 है। एक संख्या 207 है, दूसरी संख्या x है। तो यार 2 संख्याओं का LCM HCF दिया है तो आप लोगों को पता है रिलेशन होता क्या है, LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर दिया है कितना 207,
गुना सेकंड नंबर x। ओके, अब काटा पीटी करिएगा तो कै बार में कटेगा, 7 पचे 35, 5 बार में ये कट जाएगा। तो दूसरी संख्या आ गया 5 या 5 गुना 23, ऐसे ही रहने दीजिए 5 गुना 23। अब आपसे बोला x बट्टा 23 का वैल्यू निकालना है, x बट्टा 23 का, तो x का मान है 5 गुना 23, अब बट्टा में 23, x बट्टा 23 निकालना था, x का वैल्यू 5 गुना 23 बट्टा में 23, 23 से 23 कैंसिल यानी कि 5, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा 3 संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में उनके योग का 2 गुना 100 है। तो यार पहला संख्या 2 यूनिट है, दूसरा 3 यूनिट, तीसरा 5, तो इन तीनों संख्या का योग 5 3 10 2 10 यूनिट का, उन संख्याओं के योग का 2 गुना जो है कितना 100, 2 गुना 100 है, 2 से काटिएगा 50 बार में, 10 से काटिएगा 5 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 5। 1 यूनिट 5 है तो कहा सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, तो सबसे बड़ी संख्या है 5 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 5, तो 5 यूनिट बराबर 5 पचे 25, सबसे बड़ी संख्या 25 है, और सवाल बोला सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, यानी 25 का वर्ग करिएगा तो 625। देखिए ये अच्छा सवाल है, 25 आदमी एक खेत की कटाई 20 दिन में कर सकते हैं। यार 25 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर देगा तो काम का कुल मात्रा कितना, मैन गुना डे 25 गुना 20। ये फर्स्ट डाटा से टोटल वर्क आ गया। आगे कहा आपसे कि बताएं कि 15 आदमी कब काम छोड़ दे, यही मेन सवाल है। देखिए यार 25 आदमी के लिए टोटल 20 दिन का काम है कि अगर 25 आदमी मिलकर काम करेगा शुरू से अंत तक 25 साथ में काम करेगा, काम 20 दिन में फिनिश हो जाएगा। लेकिन सवाल कहा कि बताएं कि 15 आदमी कब काम छोड़ दे, कब काम छोड़ दे, यही मेन सवाल है। 15 आदमी, 1 मिनट यार आवाज बहुत जा रहा होगा, सॉरी यार थोड़ा साउंड वुंड का प्रॉब्लम है, क्योंकि रोड पे है तो हमेशा गाड़ी बाइक पार होते रहता है तो इसका साउंड आते रहता है। ज्यादा दिन का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिन के बाद हम सब कुछ सेटअप वगैरह कर देंगे, परेशान नहीं होना, इससे अपना काम चलाना है और किसी तरह से अपना काम चल जाए। उसके बाद जब सब कुछ सही हो जाएगा तो यहाँ पे सेटअप वगैरह हम अच्छा कर देंगे। देखिए का मेन सवाल का बताएं कि 15 आदमी कब काम छोड़ दे, यही मेन सवाल है। 15 आदमी कब काम छोड़ दे, हमने माना कि 15 आदमी डी दिन के बाद काम छोड़ दिया, डी दिन के बाद 15 को भाग गया। 25 आदमी था, डी दिन के बाद 15 को भाग गया, डी दिन के बाद भागा, यानी कि डी दिन तक सबने काम किया। 25 आदमी ने डी दिन तक काम किया, तो 25 आदमी मिलकर डी दिन में कितना काम कर देगा, मैन गुना डे इतना काम कर दिया। इसके बाद 15 भाग गया, 25 में से 15 आदमी भाग गया, बचा कई आदमी, 10 आदमी। अब कहा कि उनके काम छोड़ने के बाद पूरे खेत की कटाई 37.5 दिन में, 15 आदमी काम छोड़ दिया, बचा 10 आदमी। अब का ये 10 आदमी काम को जो है 37.5 दिन में कर दिया, 37.5 दिन यानी 75/2 दिन में खत्म किया, काम फिनिश हो गया। यानी कि ये सेकेंड डाटा से टोटल वर्क है, ये फर्स्ट डाटा से टोटल वर्क है, अतः दोनों आपस में बराबर। ओके, अब कैलकुलेशन कर लीजिए, 25 दूना 50 यानी कि 500 बराबर 25 डी, प्लस 2 से काटिएगा तो 5 बार में, 5 पचे 25, 5 सते 35, 2 37। अब यार 375 इधर आके 500 में से घटेगा 5, 2 1, 125 बराबर 25 डी, 25 से काटिएगा 5 बार में, यानी कि डी बराबर 5 दिन बाद जो है 15 आदमी भाग गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा मिसिंग है, छायांकित भाग का एरिया पूछा, ये छायांकित भाग है, ये वाला, ये एरिया बताना है। देखिए यार कहा कि वृत्त का रेडियस आर है, तो आप बताएं अगर रेडियस आर है तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा। रेडियस आर है तो व्यास जो होता है रेडियस का 2 गुना होता है, 2r होता है। अब यार अगर इस लाइन को आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो पी आर लाइन है, ये पी आर, अगर इसको वृत्त के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये लाइन वृत्त का व्यास कहलाएगा। ये क्या है, वृत्त का ये व्यास है, ये वृत्त का व्यास है। और अगर इसी को वर्ग के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है, यानी का वृत्त का जो व्यास, यानी कि वृत्त का जो व्यास है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो वृत्त का व्यास अगर 2r है तो वर्ग का विकर्ण भी क्या होगा, 2r, और वर्ग का विकर्ण आप सबको पता है होता है √2a, वर्ग का विकर्ण √2a, लेकिन है कितना 2r।
तो a बराबर वर्ग का एक भुजा कितना 2r बराबर बट्टा √2। √2 से 2 को काटिएगा √2 बार में, यानी कि वर्ग का एक भुजा आ गया √2r। ओके ना, वर्ग का एक भुजा मालूम कर लिए। तो आप बताएं यार वर्ग का एरिया क्या होगा? तो वर्ग का एरिया सबको पता है सर, वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का भुजा √2r, तो एरिया √2r का स्क्वायर करिएगा तो 2r स्क्वायर हो जाएगा। ये वर्ग का एरिया आ गया, इस पूरे वर्ग का एरिया आ गया। अब छायांकित भाग का एरिया बोला, यानी कि इस पोर्शन का एरिया बोला। और आपको पता है कि सर विकर्ण जो है वर्ग के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक विकर्ण वर्ग के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में, पूरा वर्ग का एरिया मालूम है आपको, ये वाला छायांकित भाग का एरिया चाहिए। तो पूरे वर्ग के एरिया को अगर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आधा वर्ग का एरिया आ जाएगा कितना, यानी कि छायांकित भाग का एरिया आ जाएगा r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा 113 डिग्री 25 मिनट का पूरक कोण, पूरक नहीं यार ये है समपूरक कोण, ध्यान रखिएगा समपूरक कोण। देखिए यार एक चीज आपको पता होना चाहिए कि सर 60 डिग्री बराबर होता है 1 मिनट। 60 डिग्री बराबर 1 मिनट होता है। ओके ना, 60 डिग्री बराबर 1 मिनट, ये चीज आपको पता होना चाहिए। एक चीज और क्या कि पूरक कोण जो होता है, पूरक कोण जब दो, पूरक कोण बोलते किसको है, तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो वे दोनों कोण आपस में पूरक, अल्फा और बीटा इन दोनों का योग 90 डिग्री है, यानी कि अल्फा और बीटा पूरक कोण कहलाएगा। और समपूरक, समपूरक यानी कि जब दो कोणों का समपूरक को ही कई जगह आपको अनुपूरक लिखा मिलेगा। समपूरक यानी कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वे दोनों कोण समपूरक कोण कहलाता है। ओके, तो कहा 113 डिग्री 25 मिनट का समपूरक कोण ज्ञात करें। देखिए यार समपूरक दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे समपूरक कोण कहते हैं। ओके ना, तो यार दोनों के योग में से अगर एक कोण घटा दीजिएगा तो दूसरा कोण आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो डाटा दिया है इसमें यूनिट एक डिग्री में है और एक मिनट में है, तो 180 डिग्री को अरेंज करना पड़ेगा। 180 को आप लिख सकते हैं 179 डिग्री 60 मिनट। आपको पता है 60 मिनट यानी कि 1 डिग्री होता है। यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी यार, यहाँ पे सुधार कर लीजिए, 60 डिग्री बराबर होता है 1 मिनट। 60 डिग्री बराबर 1 मिनट होता है। सॉरी 1 डिग्री बराबर यार 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना, 60 मिनट। ओके ना, तो यहाँ पे 180 डिग्री को ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, 179 डिग्री प्लस 1 डिग्री, 179 डिग्री प्लस 1 डिग्री और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। अब यार देखें इसमें से कहा 113 डिग्री 25 मिनट का था। ये दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री को अरेंज करके लिख लिए 179 डिग्री 60 मिनट। अब इसमें से एक कोण घटा दीजिए, दूसरा आ जाएगा। 0 में से 5 गया 5, 6 2 4 है 3, यानी 35 डिग्री। 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 6, 66 डिग्री 35 मिनट। 66 डिग्री 35 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। देखें जैसे अगर आपको बोल देगा कि बताइए 35 डिग्री 43 मिनट का कोटि पूरा कोण। आपको पता है कोटि पूरा कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण कोटि पूरा कोण कहलाते हैं। आपसे बोला 35 डिग्री 43 मिनट का कोटि पूरा कोण, तो दो कोणों के योग में से एक कोण घटाइएगा, दूसरा आ जाएगा। लेकिन यार यहाँ पे बात यह है कि 1 डिग्री में 1 मिनट में, तो 90 डिग्री को डिग्री मिनट में अरेंज करिएगा तो इसको लिख सकते हैं आप 89 डिग्री और 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट। 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट। अब इसको कर लीजिए, 10 में से 3 गया 7, 6 में से 4 गया 2 और 1 यानी कि 17 मिनट। और ये हो जाएगा कितना, 54 डिग्री। 54 डिग्री 17 मिनट। ओके ना, तो इस तरह से चीजों को आप लोग अरेंज कर लीजिएगा। देखें यहाँ पे 2 के पावर अगर 71 कॉमन करिएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस 72 में से 71 कॉमन कर लिए 1, 2 के पावर 73 में से 71 2 बच गया, 74 में से 71 तो 3 बच गया। अब 2 के पावर 71 गुना 2 का क्यू 8 4 12, 12 2 14 1 15।
अब का ये कंप्लीट व्यंजक निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है, किससे कटेगा। अगर आप ऑप्शन ए से चेक करिएगा 9 लेंगे तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, ऊपर में अब 3 से कोई कटने वाला है क्या, नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। बी लेते हैं 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15, अब 2 से 2 के पावर 71, यानी 71 ठो 2 है ना, तो एक ठो 2 से एक ठो 2 कट जाएगा, यानी कि ये कंप्लीट व्यंजक जो है 10 से पूरा पूरा विभाजित है। ये कंप्लीट व्यंजक, चूंकि नीचे कुछ नहीं बचा, यानी कंप्लीट व्यंजक पूरा पूरा कट गया 10 से, यानी कि 10 वह संख्या है जो इस व्यंजक को पूरी तरह से विभाजित करता है। देखें यार, ये सर्च का सवाल है, आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 3√2 बट्टा में है √3 प्लस √6। देखें यार, अरेंज करके लिखिएगा, बड़ा वाला को पहले लिखिएगा। √3 प्लस √6 है तो प्लस आगे कर लेते हैं बड़ा वाला, √6 प्लस √3 माइनस 5√3 बट्टा 5√3 बट्टा है √6 प्लस √2 प्लस √6 बट्टा √3 प्लस √2। अब आपको पता है, इसको रेशनलाइज करिएगा, नीचे वाला को ऊपर ले जाइएगा तो बीच का साइन हो जाएगा चेंज, और नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √6 का स्क्वायर 6, √3 का स्क्वायर 3, 6 में से 3 गया 3 माइनस 5√3, नीचे वाला को ऊपर ले जाइएगा तो बीच का साइन हो जाएगा चेंज, नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 6 में से 2 गया 4, ओके, प्लस √6, नीचे वाला को ऊपर ले जाइएगा बीच का साइन हो जाएगा चेंज, नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया कितना 1, ओके। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए यार, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब देखें 4 ये है, 2 से दोनों में गुना करिएगा ना, 2 से √2 से, तो 2 छक 12 माइनस √6, अब ये माइनस है, 5 से गुना करिएगा तो 5 √6 तिरिक 18 प्लस 5 √3 दूना 6 बट्टा में 4 है, प्लस 6 तिरिक 18 माइनस 6 दूना 12, ओके। अब एलसीएम 4 लीजिएगा। हमको तो लग रहा है कि सवाल में कहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कटना चाहिए था पर कटेगा नहीं, तो कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे आप लोगों तो कर ही लीजिएगा, कुछ ज्यादा इस सवाल में प्रॉब्लम है नहीं, कर लेंगे। अगर नहीं आंसर आएगा तो समझिएगा कि कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कर लीजिएगा यार खुद से। हमको तो लग रहा है कि पता नहीं क्या कुछ मिसिंग है क्या। 6√2 है तो 4 आना चाहिए, मतलब यार 4 आएगा तो कटेगा नहीं, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। देख लीजिएगा, ऐसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मिसिंग है यार एक चीज, हमको लग ही रहा था ये मिसिंग है, ये 5 नहीं है ये 4 है, यहाँ पे 5 नहीं ये 4 है, सुधार कर लीजिएगा आप लोग, ये 4 है, ये 4 है। अब देखिए हो जाएगा कैलकुलेशन, 4 से 4, ये 2 छक 12, 3 दूना 6 माइनस 3 छक 18 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 दूना 6 प्लस 6 तिरिक 18 माइनस 6 दूना 12 माइनस 12 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 18 प्लस 18 कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ जाएगा 0। देखिए चावल की कीमत 60% बढ़ गई, चावल का कीमत 60% बढ़ गया। का चावल को पुनः मूल कीमत पर यानी ओरिजिनल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए। देखिए यहाँ चावल का प्राइस जो है ये 60% बढ़ गया, यानी कि 100 से 60 बढ़कर हो गया कितना 160। ये प्राइस का रेशियो है, तो क्वांटिटी का रेशियो प्राइस का इनवर्स हो जाता है, 160:100 हो जाएगा। कहा कि मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए, कीमत है यार। तो देखें यार पहले प्राइस 100 था, बढ़कर हो गया 160। कहा नई कीमत में कितना कमी करे, तो 60 में 160 में 60 कमी करिएगा तो पुराना कीमत के बराबर हो जाएगा, यानी 60 का कमी करना होगा कितना पर 160 पर। परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना, कैलकुलेशन करिएगा 2 तिया 6, 2 से 8, 2 चौक 8, 2 से या 4 दूना 8,
4 से 25, 25 या 75/2 यानी कि 37.5%, ऑप्शन डी। देखिए का सेक 4x माइनस 50 डिग्री बराबर कॉसेक 50 माइनस सेक x डिग्री, x का मान निकालना। देखिए यार बराबर के दोनों साइड इंटरचेंजिंग फॉर्म है, सेक इंटरचेंज होता है कॉसेक में, कॉसेक इंटरचेंज होता है सेक में। एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन इंटरचेंज होता है कॉस में, कॉस इंटरचेंज होता है साइन में, टैन इंटरचेंज होता है कॉट में और कॉट इंटरचेंज होता है टैन में, कॉसेक इंटरचेंज होता है सेक में, कॉसेक इंटरचेंज होगा सेक में और सेक इंटरचेंज होता है कॉसेक में। देखें बराबर के दोनों साइड अगर इंटरचेंजिंग फॉर्म है तो एंगल का योग ऑलवेज 90 डिग्री होगा। बराबर के दोनों साइड अगर इंटरचेंजिंग फॉर्म है, जब भी बराबर के दोनों साइड अगर इंटरचेंजिंग फॉर्म हो तो एंगल का योग होगा 90 डिग्री। देखें यार 4x में से x गया 3x, प्लस 50 माइनस 50 कैंसिल बराबर 90, तो x का वैल्यू 30 दिया 90, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा त्रिभुज की भुजाएं 3:1.1/4:3:1/4 है, तो भुजा का ये रेशियो दिया 4 एकम 4 1 5/4, 4 तिया 12 1 13/4, 4 से सब में गुना करिएगा तो 4 तिया 12, ये 5 और ये कितना 13, तो यार 5 12 13 ये एक ट्रिपलेट है, 5 12 13 एक ट्रिपलेट है, अर्थात इस भुजा को यूज करके जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। देखें कहा 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्या, यार क्रमागत सम संख्या लिखिएगा तो नंबर 2 से जुड़कर आगे बढ़ेगा। पहला सम संख्या x है तो अगला x प्लस 2 होगा और अगला x प्लस 4 होगा, 2 से जुड़कर बढ़ेगा। सवाल में कहा 3 क्रमागत सम संख्या का जोड़, तो यार इन तीनों का योग करिएगा, डायरेक्ट मेंटली कर लीजिए कैलकुलेशन। इन तीनों का योग x, x 2x और x कितना 3x, 2 प्लस 4 कितना 6। का 3 क्रमागत संख्याओं का योग इन तीनों के औसत से, तो यार इन तीनों का औसत निकालना है तो तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये तीनों का औसत आ जाएगा। का 3 लगातार सम संख्या का जो योग है उन तीनों लगातार सम संख्या के औसत से, इस औसत से कितना ज्यादा है, 28 ज्यादा है। अब यार देखें 3x प्लस 6 बराबर 3 से डिवाइड करिएगा तो ये x प्लस 2 प्लस 28 बचेगा, x इधर आके घटेगा तो कितना 2x बराबर 28 2 30, 6 उधर जाके 30 में से घटेगा 24, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 12। सवाल का सबसे छोटी संख्या यानी x का वैल्यू पूछा है तो 12। देखिए का 4 माइनस 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखें यार ये जैसे क्वाड्रेंट है, ओके ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट और ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता है कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर दाएं साइड जाइएगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ओके ये तो सबको पता है। ओरिजिन से बाएं साइड आइएगा तो वैल्यू निगेटिव आएगा, ऊपर जाइएगा तो पॉजिटिव, ऊपर तो प्लस का और नीचे आइएगा तो माइनस का। तो देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी प्लस वाई एक्सिस भी प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए वाई प्लस का है और एक्स जो है ये माइनस का है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देख पा रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव है, एक्स निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस प्लस में है ना, एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव है। तो ये ध्यान रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस निगेटिव वाई पॉजिटिव, यानी सेकंड में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव और वाई भी निगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है, एक्स प्लस का वाई माइनस का। ओके सवाल कहा कि 4 माइनस 2 किस क्वाड्रेंट में है, तो एक्स प्लस का है और वाई माइनस का है, एक्स प्लस वाई माइनस किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर डी। देखें tan थीटा बराबर दिया है आपको 5/6, सवाल बोला कि 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बट्टा 12 साइन थीटा
प्लस 5 कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखें यार, जो सवाल पूछा ये फ्रैक्शन यानी कि रेशियो के फॉर्म में है, तो आप यहाँ से रेशियो वाला डाटा यूज कर सकते हैं। टेन थीटा होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर 5/6। बस याद रखिएगा कि ये रेशियो वाला चीज तभी आप यूज कर सकते हैं जब जो सवाल पूछा वो भी रेशियो के फॉर्म, रेशियो कहने का मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, तभी ये चीज यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं इस तरह का सवाल दे दिया कि टेन थीटा 5/6, आपसे बोलेगा 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, इसका वैल्यू बताइए, तो ये रेशियो के फॉर्म में नहीं है, तो आप रेशियो वाला तरीका यूज नहीं कर सकते। फिर आपको जनरल तरीके से करना पड़ेगा कि tan होता है लंब बट्टा आधार, तो यहाँ से कर्व निकालिएगा फिर यूज करिएगा, सवाल को सॉल्व करिएगा। यहाँ पर आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सवाल पूछा ये भी फ्रैक्शन यानी रेशियो के फॉर्म में है, तो यहाँ से डाटा को रेशियो के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। tan होता है साइन बट्टा कॉस बराबर 5/6, यानी साइन बराबर 5 यूनिट, कॉस बराबर 6 यूनिट, तो 12×5 = 60। यहाँ कॉस है 6, तो 6×5 = 30, 60 में से 30 गया 30 बट्टा 12×5 = 60, 6×5 = 30, 60 × 30 = 90, काटिएगा तो 1/3, 30 × 90 ना, तो 1/3, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का सम बहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री है, तो यह बहुभुज कैसा है। देखिए यार, सम बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है n-2 × 180 डिग्री। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला, सभी अंतः कोण नहीं बोला, का सम बहुभुज का आंतरिक कोण 150, आंतरिक कहने का मतलब ये एक अंतः कोण की बात कर रहा है, तो सभी अंतः कोणों के योग में अगर नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा एक अंतः कोण। सभी अंतः कोणों का योग n-2 × 180 डिग्री में नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करिएगा तो ये एक अंतः कोण होगा, और एक अंतः कोण दिया है आपको कितना, 150 डिग्री। ओके, अब 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 6 बार, 6 से दोनों में गुना यानी 6n - 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 5n, 5n इधर आके 6n में से घटेगा तो n बराबर क्या आ जाएगा, 12। n यानी कि नंबर, साइड का संख्या 12, भुजा का संख्या 12 है, यानी कि 12 भुजाओं वाले आकृति को हम लोग बोलते हैं द्वादश भुज। नाम भी ध्यान में रखिएगा, द्वादश भुज यानी कि 12 भुजाओं वाला आकृति, अष्टभुज यानी 8, 10 भुज यानी 10, सप्तभुज यानी कि 7। देखिए का त्रिभुज ABC में, त्रिभुज है ABC, का AB D और E AB AC पर स्थित है। D और E 2 पॉइंट्स हैं जो AB और AC पर स्थित है, D और E। सवाल कहा कि DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के। कहा कि O BE और CD का प्रतिच्छेद बिंदु है, O जो है DE और BC का प्रतिच्छेद BE और CD का, BE और CD का, BE और CD इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है O, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है O। ओके, तो आपसे बोला आगे कि AD और DB का रेशियो 4:3, AD है 4 यूनिट और DB है 3 यूनिट, तो सवाल बोला DO और DC का अनुपात, DO और DC का अनुपात निकालना है। तो देखिए यार, एक चीज समझिए, जैसे आपको पता है कि ये DE और BC पैरेलल है, इसका मतलब कि छोटा वाला ट्रायंगल ADE और बड़ा वाला ट्रायंगल ABC दोनों समरूप होगा। तो ये छोटा 4 है तो ये बड़ा 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपको पता है कि सर ये ADE और ABC दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजा का रेशियो समान होता है। दो सिमिलर ट्रायंगल में संगत भुजा का रेशियो समान, यानी कि ये 4 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 4 है तो ये बड़ा वाला नीचे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब देखें यहाँ पर, अब यार एक चीज आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं, चीजों को डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 4 है, छोटा वाला 4 बड़ा वाला 7, तो ये वाला हो जाएगा 4 और ये वाला हो जाएगा OC 7। तो DO का मान दिया है 4 और DC का वैल्यू यानी कि पूरा 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11, यानी कि 4:11 ऑप्शन है। लेकिन कुछ लोग इसको समझ नहीं पाएंगे कि ऐसे कैसे हो गया, तो समझिए आप आराम से चीजों को डिटेल में।
देखिए यार, अगर ये जैसे ये दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होगा। दो लाइन अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। अब ये दो समानांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काटेगी, दो समानांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काटेगी तो ये अल्टरनेट एंगल, ये एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ये बात मानते हैं। अब सिमिलरली ये दो समानांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काट रही है, दो समानांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काटेगी तो ये अल्टरनेट एंगल बराबर होगा, यानी कि ये वाला कोण जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज DOE और त्रिभुज BOC ये दोनों एंगल से सिमिलर हो गया, और दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजा का रेशियो बराबर होता है। तो छोटा वाला ट्रायंगल में इस कोण के सामने का भुजा है DE और बड़ा वाला में इस कोण के सामने का भुजा है BC बराबर। छोटा वाला में इस कोण के सामने का भुजा OD या DO कुछ भी बोलिए, बट बड़ा में इस कोण के बराबर ये वाला कोण है तो इस कोण के सामने का भुजा OC बराबर। छोटा वाला में देखें यार, छोटा वाला में इस कोण के सामने का भुजा OE तो इसके बराबर बड़ा वाला में ये कोण है तो इस कोण के सामने का भुजा है OB, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल में संगत भुजा का जो रेशियो होगा ये क्या होगा, सेम होगा, यानी कि OD OC का रेशियो, OD OC का रेशियो, OE और OB का रेशियो, DE और BC का रेशियो बराबर होगा। तो DE BC का रेशियो 4 से बना है तो ये OD और OC का भी रेशियो 4 से बन हो जाएगा। तो आपसे बोला DO है 4 और DC यानी कि ये पूरा 7 4 11 तो 4:11 ऑप्शन ए क्लियर है बात। चलिए आगे देखिए, रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के जो हैं क्वाइंस का रेशियो दिया है 2:3:5 का उनके पास कुल मूल्य 100, कुल रकम 116 रुपया। तो मूल्य का रेशियो निकाल लेते हैं। 50 पैसा का 2 सिक्का है यानी कि 1 रुपया होगा, 1 रुपया का 3 सिक्का है यानी कि 3 रुपया, 5 रुपया का 5 सिक्का यानी 25 रुपया। तो तीनों प्रकार के सिक्कों को मिलाकर टोटल मूल्य है रेशियो में कई यूनिट, 25 3 28 1 29 यूनिट, पर एक्चुअल में टोटल मूल्य 116। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 4, 1 यूनिट 4 है तो 50 पैसे के कितने क्वाइंस हैं, 50 पैसे के 2 क्वाइंस हैं, 1 बराबर 4 तो 2 बराबर 4 दूना 8 ऑप्शन डी। देखिए का एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट। कहने का मतलब ये सिंपल हो गया कि 10% और 20% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा था, 2 लगातार छूट दे रहा था, और बोला अगर नगद भुगतान करिएगा, कैश पेमेंट करिएगा तो आपको 5% का एक और छूट मिलेगा, यानी कि आपको उस सामान को खरीदने पर टोटल 3 डिस्काउंट मिल गया। का इन तीनों छूट के समतुल्य एकमात्र छूट क्या होगा, तो 3 लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट आपको पता है, 2 का तो पता ही है क्या होगा, x + y माइनस x गुना बाई बट्टा 100, 0 से 0 कैंसिल, 20 10 30 में से 2 गया 28%। अब इन दोनों 3 ठो का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 2 ठो का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, तो पहले इन दोनों का निकाल लीजिए, जो आया इसका तीसरे के साथ निकाल लीजिए। तो 28 + 5 माइनस 28 गुना 5 बट्टा 100, तो 28 और 5 33 माइनस 5 40, 5 दूना 10 4 14, 2 0 हटाइएगा डेसिमल 2 अंकों से पहले 0 6, 33 में से गया 32 में से गया 31.6 ऑप्शन नंबर सी। चलिए थैंक यू यार, धन्यवाद आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।